स्वागत है आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मैं आप लोग को एक सीरीज़ लेके चल रहा था जिसमें मैं ये वादा किया था कि आपको हर क्रॉप का जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग कई क्रॉप का सॉल्व कर चुके हैं 100 क्वेश्चन। इस समय जो क्रॉप चल रही है वो शुगर केन चल रही है। शुगर केन की 3 वीडियो आ चुकी है। ये जो है शुगर केन की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, इसके बाद फिर एक हम लोग नई क्रॉप शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चन है और कैसे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है गन्ने की सबसे खतरनाक और विनाशकारी कवक जनित रोग कौन सा है। यानी कह रहा है कि गन्ने का जो सबसे खतरनाक, सही बात है कि गन्ने का सबसे खतरनाक और विनाशकारी जो कवक जनित रोग का मतलब वह रोग जो कवक की वजह से होता है। वह रोग जो कवक की वजह से कह दें या कह दें फंजाई की वजह से जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक जनित रोग। तो देखिए, गन्ने का जो सबसे खतरनाक और विनाशकारी रोग है उसका नाम है रेड रॉट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं लाल सड़न रोग। लाल सड़न रोग या इसे कहते हैं रेड रॉट डिजीज। ठीक है, इसको हम लोग गन्ने का कैंसर रोग भी कहते हैं। इसे गन्ने का कैंसर रोग भी कहते हैं, यानी गन्ने की कैंसर डिजीज भी कहा जाता है। कैंसर डिजीज गन्ने की किसे कहा जाता है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, यानी लाल सड़न रोग जो होता है शुगर केन का, गन्ने का, उसे हम लोग कैंसर डिजीज भी कहा जाता है गन्ने की। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रेड रॉट डिजीज होती है, जो बीमारी होती है जो गन्ने में लगती है, ठीक है, उसका कारक जीव क्या है, यानी किसकी वजह से होती है। यानी जो गन्ने का लाल सड़न रोग है जिसे हम लोग इंग्लिश में रेड रॉट कहते हैं, रेड रॉट डिजीज कहते हैं, इसका कारक जीव क्या है, यानी किसकी वजह से होता है। तो ये सबसे पहली बात, तो ये किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से। कवक कह दें या इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फंजाई। ये फंजाई की वजह से, कवक की वजह से होती है। अब इस बीमारी को फैलाने वाले कवक का क्या नाम है, तो उसका नाम है कोलेटोट्राइकम फालकेटम। कोलेटोट्राइकम फालकेटम, याद रहेगा, कोलेटोट्राइकम फालकेटम। उस कवक का क्या नाम है जो रेड रॉट बीमारी या हिंदी में बोले तो लाल सड़न रोग जो गन्ने में लगता है, किसकी वजह से होता है, कवक की वजह से। और वो कवक कौन सा है, उस कवक का नाम बताइए स्पेशली। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलेटोट्राइकम फालकेटम। ठीक है, समझ गए। तो ये कहानी है। अब इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है कोलेटोट्राइकम फालकेटम की जगह एक दूसरा मतलब कवक का नाम दिया हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लो में ग्लोमेरेला, ग्लोमेरेला टू क्यूमेनसिस। ठीक है, टुकुमेनसिस, यानी ग्लोमेरेला टुकुमेनसिस। ठीक है, ये भी एक कवक है। ठीक है, ये भी एक कवक है। ये भी क्या बीमारी फैलाता है, रेड रॉट या लाल सड़न बीमारी। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि कोलेटोट्राइकम फालकेटम और ये जो ग्लोमेरेला है, इन दोनों में अंतर क्या है। दोनों बीमारी जब रेड रॉट बीमारी ही फैला रहे हैं, यानी गन्ने का लाल सड़न रोग ही फैला रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, कोलेटोट्राइकम फालकेटम जो है, ये जो है
एक तरह से कह दें कि इम्परफेक्ट स्टेज है, इम्परफेक्ट स्टेज है, ठीक है। और ग्लोमेरुला जो है ये परफेक्ट स्टेज है, यानी परफेक्ट अवस्था है, समझ गए। ग्लोमेरुला जो है ये परफेक्ट स्टेज है इस कवक की, और जो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम है ये इम्परफेक्ट है। अब कहोगे अरे सर ये क्या है, ये कौन सा बीमारी आ गया। तो यानी जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, सेक्सुअल जो स्टेज होती है, ठीक है, जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसे हम लोग परफेक्ट स्टेज कहते हैं, और जो ए सेक्सुअल स्टेज होती है उसे हम लोग इम्परफेक्ट स्टेज कहते हैं। समझ में आ गया। जो सेक्सुअल स्टेज होती है उसे परफेक्ट स्टेज कहते हैं, और जो ए सेक्सुअल स्टेज होती है वो हम लोग इम्परफेक्ट स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो अगर मान लीजिए कि कहीं पे भी आपसे पूछ लिया कि लाल सड़न बीमारी जो है गन्ने की, जिसे हम लोग इंग्लिश में रेड रॉट डिजीज बोलते हैं, ये किसकी वजह से होती है, तो वजह तो कवक है, लेकिन वो कौन सा कवक है। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, तो उसे टिक कर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नहीं दिया गया है, तब आप देखिएगा अगर ऑप्शन में दिया होगा ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस, ठीक है। अगर ये दिया गया है तो इसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। दोनों नहीं दिए रहेंगे, अगर दोनों दिए रहेंगे तो वहाँ परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्टेज करके पूछेगा, ठीक है। कहेगा कि रेड रॉट डिजीज या लाल सड़न रोग जो गन्ने में लगता है उसकी परफेक्ट अवस्था, ठीक है, कौन सी है, तो उसमें परफेक्ट में ग्लोमेरुला सही हो जाएगा। या कह देगा इम्परफेक्ट स्टेज कौन सी है, तो उसमें कोलेटोट्राइकम फाल्केटम हो जाएगा। कुल मिला जुला के आपको इतना याद रखना है कि रेड रॉट बीमारी जो है, यानी इसे लाल सड़न बीमारी कहते हैं, गन्ने में लगती है, कवक की वजह से होती है। जिस कवक की वजह से होती है उसका नाम कोलेटोट्राइकम फाल्केटम है, ठीक है। इतना रट लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा कोलेटोट्राइकम तो ग्लोमेरुला को सही कर दीजिएगा, ठीक है। बस क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने के लाल सड़न रोग से प्रभावित तने को तोड़ने से कैसी गंध आती है। यानी लाल सड़न रोग जो गन्ने में लग रहा है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेड रॉट, ठीक है, रेड रॉट डिजीज। समझ में आ गया। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, लाल सड़न। अब कह रहा है जैसे मान लीजिए ये गन्ना है, क्या है ये, गन्ना है। कह रहा है कि अगर ये गन्ना का क्या है, ये तना ही तो है, तना है यानी स्टेम है, ठीक है। स्टेम को हम लोग जब तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ते हैं, या तो कह दें तोड़ते हैं, या तो कह दें जब इसको बीच से फाड़ देते हैं, ठीक है, या तोड़ते हैं, तो क्या है, एक गंध आती है। कैसी गंध आती है, एल्कोहलिक, यानी शराब जैसी गंध। जैसे लोग नहीं एल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो शराब जब पीते हैं तो जैसी गंध उस शराब की आती है, वैसे ही जब गन्ने के तने को तोड़ते हो तो उसमें शराब जैसी गंध आती है, ठीक है। जैसे गन्ने के तने को तोड़ोगे तो शराब जैसी गंध आएगी। तो समझ जाना कि इस गन्ने में रेड रॉट, या हिंदी में बोलें तो लाल सड़न बीमारी लग चुकी है, ठीक है। एक और पहचान का तरीका है, अगर आप के पास कोई गन्ना है तो गन्ने के तने को दो भागों में चीर दीजिए, फाड़ दीजिए। तो उसमें क्या है, जब फाड़ दोगे दो भागों में बीच से, तो उसके अंदर देखोगे तो लाल लाल रंग की इस तरह से धारियाँ पाई जाएंगी, लाल रंग की धारियाँ पाई जाएंगी, लाल रंग धारियाँ पाई जाएंगी, ठीक है। तो समझ जाना कौन सी बीमारी है, रेड रॉट डिजीज है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि गन्ने के कंडुआ रोग का लक्षण क्या है। यानी एक बीमारी होती है स्मट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं कंडुआ रोग। यह भी किसकी वजह से होती है, कवक की वजह से। कवक कहें
या कह दें फंजाई। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंजाई। यानी फंजाई की वजह से, कवक की वजह से एक बीमारी गन्ने में लगती है जिसे हम लोग कंडुआ रोग कहते हैं या स्मट डिजीज कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इसमें जो है, इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, काले कोड़े जैसी संरचना दिखाई देती है। कोड़ा देखे हो, जैसे जब लोग नाटक वोटक खेलते हैं तो कोड़ा से मारते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे एक कोड़ा बना होता है, इसी से क्या पकड़ के इसको लोग मारते हैं। तो क्या है कि जो ये बीमारी स्मट बीमारी होती है, इसमें काले कोड़े जैसी संरचना बन जाती है। ठीक है, स्मट का मतलब होता है सूट, सूट मतलब काजल। ठीक है, काजल मतलब वही जो आँखों में लगाया जाता है, काला काला। ठीक है, तो इसका भी मतलब याद रखिएगा। स्मट का मतलब होता है सूट, और सूट का मतलब काजल। ठीक है, यानी जहाँ ये बीमारी होगी एकदम करिया करिया हो जाएगा, काला हो जाएगा, सॉरी। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि गन्ने का जो स्मट रोग है उसका कारक कौन सा कवक है। यानी स्मट बीमारी, जिसे हम लोग क्या बोले, कंडुआ डिजीज, कंडुआ रोग। ठीक है, ये किसकी वजह से हुआ, कवक की वजह से हुआ। लेकिन अब कौन सा कवक, कवक का नाम सीधे बताओ। ठीक है, जैसे नहीं, मान लीजिए आपके साथ 10 लोग हैं। ठीक है, अब किसी को मार दिए, 10 लोग हैं आप लोग, किसी को मार दिए, एक आदमी को, बेचारे को। तो अब वो जाके शिकायत किया। ठीक है, तो शिकायत करने के बाद जो आएगा, ठीक है, पूछेगा इसमें से कौन आदमी मारा। ठीक है, इसमें से आदमी कौन आदमी मारा, जो इतने लोग 10 लोग थे, इसमें से कौन मारा। तो जो मारा यानी ये एक सिंगल आदमी, वो क्या हो गया, वही समझिए कि जैसे नहीं होता, ये बीमारी है कि कंडुआ रोग, किसकी वजह से, कवक की वजह से। कवक मतलब समझिए कि बहुत लोग हैं, अब कौन कवक। ठीक है, कौन कवक, किस कवक के द्वारा ये बीमारी होती है, तो उस कवक का नाम है एस्टिलेगोसाइटिना। ठीक है, क्या नाम है उस कवक का, एस्टिलेगोसाइटिमिनिया। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी बीमारी दी गई है। अगला जो बीमारी दिया गया है उसमें दिया गया है ग्रेसी सूट रोग गन्ने में किसके द्वारा होता है। एक बीमारी होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेसी सूट डिजीज। ठीक है, ग्रेसी सूट डिजीज। इसमें जानते हैं जो गन्ना होता है आपका ना, वो क्या है, एकदम घास जैसा हो जाता है पूरा। ठीक है, वो क्या है, पूरा घास जैसी, ऐसे लगेगा जैसे घास कोई है, ग्रास कोई है। ठीक है, घास जैसी, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेसी सूट। ठीक है, तो ये बीमारी जो लगती है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिस तरह कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है, एल्गी होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ होते हैं, उसी तरह से क्या है, एक माइकोप्लाज्मा भी होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा भी होते हैं, इनकी वजह से भी बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, जैसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी है बैगन की, जिसे हम लोग कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी ब्रिंजल की छोटी पत्ती वाला एक रोग होता है, लिटिल लीफ बोला जाता है। वह ब्रिंजल में लगती बीमारी, वो किसकी वजह से होती है, वो भी माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। ठीक है, तो जो गन्ने में जो ग्रेसी सूट डिजीज होती है, उसे हम लोग, वो किसकी वजह से होती है, माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ देखिए माइकोप्लाज्मा दिया गया है, या इसे एमएलओ भी कहा जाता है, या फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा में देखिए एक अंतर है, वह माइकोप्लाज्मा जो किसी प्लांट में डिजीज फैलाता है, जो किसी प्लांट में डिजीज यानी पौधे में रोग फैलाता है, उसे फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। वह माइकोप्लाज्मा जो किसी
प्लांट में यानी पौधे में रोग फैलाता है उसे फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। यमएलओ का मतलब है माइकोप्लाज्मा, यम का मतलब हो गया माइकोप्लाज्मा, यल का मतलब है लाइक, ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म, यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में आ गया। तो ग्रेसी सूट डिजीज यानी एकदम आप जब गन्ने को देखोगे ना तो ऐसे लगे जैसे घास फूस कोई लग गया है क्या, बड़ी बड़ी कोई घास है क्या हमारे खेत में, उस तरह दिखाई देते हैं। तो किसकी वजह से वो बीमारी होती है, माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले भैया ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट आदमी है जिसके बारे में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस महोदय का नाम है शुगर केन पायरिला, गन्ने का पायरिला, शुगर केन पायरिला। इनको क्या कहा जाता है, शुगर केन पायरिला। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, शुगर केन पायरिला। बहुत इम्पोर्टेंट कीट इंसेक्ट है, यानी इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, शुगर केन पायरिला। यह गन्ने का पायरिला किस प्रकार का कीट है। ठीक है, गन्ने का पायरिला किस प्रकार का कीट है। तो सबसे पहले याद रखिएगा यह एक पर्णकुर्दक, ठीक है, पर्णकुर्दक या रस चूसक कीट है। कितना शुद्ध हिंदी लिखा गया है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ याद कर लीजिएगा, पायरिला का एक नाम है जिसे हम लोग कहते हैं शुगर केन लीफ हॉपर। इसको रट लीजिएगा, पायरिला को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर केन लीफ हॉपर। ठीक है, शुगर केन लीफ हॉपर। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन आता है कि शुगर केन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पायरिला परप्यूसिल्ला, पायरिला परप्यूसिल्ला। ठीक है, देखिए जितने भी शुगर केन के ये मतलब इंसेक्ट पेस्ट हैं, ठीक है, इन सब के साइंटिफिक नेम को याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक बनाया हूँ मैं। जाओगे वीडियो देखोगे, ज़बरदस्त इतनी बढ़िया ट्रिक है कि एक बार में गन्ने में लगने वाले सारे कीट के साइंटिफिक नेम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है एकदम। ठीक है, जैसे इसके लिए हमने शुगर केन पायरिला के लिए जैसे क्वेश्चन आता है कि शुगर केन लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है पायरिला परप्यूसिल्ला, पायरिला परप्यूसिल्ला। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम हो गया ये। अब ये है कि कैसे इसको याद करें। तो पायरिला में छुपा हुआ है प्यार। ठीक है, और प्यार में क्या होती है, एक होप होती है। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए अब उसी में और भी कीट हैं, इसी तरह ऐसे ऐसे ट्रिक बनाया हूँ कि अगर एक बार देख लोगे तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, सारे के साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक, अब देखो ये एक चीज़ याद रखिएगा, शुगर केन पायरिला, इस क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गन्ने का जो पायरिला है किस प्रकार का कीट है। इसमें जो सही हो जाएगा पर्णकुर्दक या रस चूसक कीट, यानी पत्ती को कुर्दने वाला, काटने पीटने वाला और उसके रस को चूसने वाला कीट है। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब कहानी इनकी हम बताते हैं पायरिला की। अब बता ही देते हैं इनकी कहानी क्या है। ये गन्ना है बेचारा हमारा, ये बेचारा हमारा गन्ना है, आराम से बैठा हुआ था। ठीक है, बेचारा खूब अच्छी अच्छी पत्ती ऐसे निकाला हुआ था। पायरिला आए और मुस्कुराए
पायरिला आए और पहले मुस्कुराए, किसको देख के? गन्ने को देख के। फिर गन्ने की पत्ती के नीचे यहाँ बैठ गए, गन्ने की पत्ती के नीचे बैठ गए। ठीक है, बैठने के बाद क्या किए कि गन्ने की पत्ती का जो रस था, इस पत्तियाँ जैसे हरी भरी होती हैं तो उसके अंदर कुछ रस होता है, तो गन्ने की पत्ती के रस को चूसने लगे। ठीक है, एक तो पहले आए गन्ने के पास और मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद पत्ती के पास गए, फिर पत्ती के पास ऊपर ना बैठ के पत्ती के नीचे जाके बैठ गए, पत्ती के नीचे की तरफ जाके बैठ गए, ऊपर की तरफ नहीं बैठे, नीचे की तरफ बैठ गए और वहाँ बैठ के रस पीने लगे। क्या पीने लगे? रस, यानी रस चूसने लगे। चलिए, रस चूसे तो चूसे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मधु खाए हो ना, जिसे हनी कहते हैं, हनी जैसा कुछ पदार्थ भी छोड़ दिए। अच्छा, हनी जैसा पदार्थ छोड़ दिए। जब यहाँ मधु जैसा पदार्थ छोड़े तो यहाँ पे क्या है, कवक पहुँच गए, कवक पहुँच गए। क्या है, फंजाई को भी बुला लिए। फंजाई क्यों आए? क्योंकि जो पायरिला थे वो रस पी के कुछ मधु जैसा, हनी जैसा पदार्थ पत्ती के नीचे छोड़ दिए। फिर हनी को देख के कवक आ गए। ठीक है, कवक जब यहाँ आके इकट्ठा हो गए पत्ती पे, तो यहाँ पे होने वाले फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब कर दिए। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस होती थी उसको इन्होंने पूरी तरह से एकदम बर्बाद कर दिया। ठीक है, और हमारा गन्ना हो गया बर्बाद। यही इनकी कहानी है। देखो, पायरिला जो है ये प्यार वार वाले हैं। ठीक है, तो इनसे थोड़ा सा दूर रखना है अपने गन्ने को। ठीक है, ये आएंगे, मुस्कुराएंगे, पत्ती के नीचे बैठ जाएंगे, वहाँ पे पत्ती के रस को चूसेंगे, रस पिएंगे, फिर वहाँ हनी जैसा कोई पदार्थ छोड़ देंगे, फिर क्या है, दूसरा कोई आ जाएगा, कवकवा आ जाएगा। कवक जैसे ही आएगा, पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शंस हो रही थी उसको पूरी तरह से एकदम तहस नहस कर देगा, होने ही नहीं देगा, और हमारा गन्ना बेचारा हो जाएगा बर्बाद। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी पायरिला की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पायरिला कीट के जैविक नियंत्रण के लिए किस परजीवी का प्रयोग करते हैं? अब कहानी समझिए, इसमें जो सही है वो है इपीरिकानिया मिलेनोल्यूका, ये वाला सही हो जाएगा, इपीरिकानिया मिलेनोल्यूका। अब कहानी हम देखते हैं। एक थे पायरिला कीट, ये हमारे गन्ने को बेचारे को बर्बाद कर दिए पूरी तरह से। ठीक है, रस भी चूसे, फिर वहाँ हनी जैसा पदार्थ भी रख दिए, दूसरे को बुला लिया, कवक आ गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तहस नहस कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिए गन्ने को। अब कह रहा है कि इनको कैसे बर्बाद करें, पायरिला को कैसे बर्बाद किया जाए, यानी इसका नियंत्रण कैसे किया जाए, जैविक नियंत्रण हम करेंगे। कह रहा पायरिला का जिस तरह ये कवक को बुलाए थे, अब हम भी किसी आदमी को ही भेजेंगे, जैविक का मतलब किसी लिविंग चीज़ को भेजेंगे। ठीक है, जो इनको मारेगा। कैसे मारेगा? ठीक है, पहले जाएगा इनके ऊपर, परजीवी की तरह रहेगा। ठीक है, पायरिला के पास जाएगा, आराम से इनके साथ एकदम रहेगा, परजीवी बन के। ठीक है, पैरासाइट बन के। ठीक है, परजीवी जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उस आदमी को भेजेंगे जिसका नाम है इपीरिकानिया मिलेनोल्यूका। इपीरिकानिया मिलेनोल्यूका यह एक प्रकार का कीट है। ठीक है, लेकिन किस प्रकार का कीट है? परजीवी, यानी पैरासाइटिक जो है कीट है, इंसेक्ट है। ये जो इपीरिकानिया मिलेनोल्यूका एक पैरासिटिक कीट है, इंसेक्ट है, पैरासाइटिक इंसेक्ट है, यानी परजीवी कीट है। ये पायरिला के पास जाएगा,
ये भी जाएगा। ठीक है, ये जाएगा, क्या करेगा, पायरिल्ला के पास जाएगा, वहीं अपना भोजन वोजन खाएगा पिएगा, फिर क्या करेगा कि इसका जो लार्वा रहेगा, किसका, इपिरिकानिया मिलेनोल्यूका का जो लार्वा होगा, ठीक है, इपिरिकानिया मिलेनोल्यूका का लार्वा जो है ये पायरिल्ला के शरीरिया से चिपक जाएगा ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए पायरिल्ला है, एक मिनट, हाँ मान लीजिए कि ये कौन है, पायरिल्ला है। इपिरिकानिया मिलेनोल्यूका का जो लार्वा है ये जाएगा, इनके शरीर से चिपक जाएगा। ठीक है, समझ लेना कैसे बर्बाद कर रहा है। इनके शरीर से चिपक जाएगा और इनके अंदर जो खून रस है ना, उसे ये भी चूस लेगा, कहेगा अच्छा तुम भी चूसे थे हमको, हम भी तुमको चूसेंगे। और इतना चूसता है कि जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक पायरिल्ला को छोड़ता नहीं है। समझ गए, ये कहानी है, समझ लेना। तो क्या हुआ, अब फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है जो पायरिल्ला हैं ये हमारी गन्ने को तो बर्बाद किए, अब इनको कैसे बर्बाद किया जाए, तो इनका जैविक नियंत्रण कैसे किया जाए। जैविक मतलब किसी लिविंग आदमी के, लिविंग थिंग के द्वारा। ठीक है, तो किसको भेजा जाए, तो एक परजीवी था, पैरासाइट था, जिसका नाम था इपिरिकानिया मिलेनोल्यूका। इनको भेजा गया पायरिल्ला के पास, ये पायरिल्ला है मान लीजिए। ठीक है, इनके पास भेजा गया, ये सबसे पहले अपना लार्वा भेजा, इनका लार्वा गया पायरिल्ला के शरीर से चिपक गया और इनके अंदर जितना भी रस था सब को चूस डाला एकदम पूरा। ठीक है, चूस के छोड़ दिया, मर गए। बस इसी तरह इनको कंट्रोल किया गया। समझ आया, कितना मज़ेदार कहानी है, ज़बरदस्त। ऐसे ही पढ़ाएंगे, मज़ा आएगा एकदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने में टॉप बोरर कीट का मुख्य लक्षण क्या है। ठीक है, एक कीट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुगर केन टॉप बोरर। समझ में आ गया, एक कीट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुगर केन टॉप बोरर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, शुगर केन टॉप बोरर। ठीक है, जिसे टॉप बोरर को हिंदी में कहते हैं शीर्ष छेदक। यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो कीट हैं, ठीक है, ये क्या है, टॉप बोरर हैं, यानी शीर्ष पे, यानी किस जो गन्ना होगा उसके शीर्ष पे ही ये कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। जब ये कीट अटैक कर देता है हमारे गन्ने के ऊपर, तो दो तरह के दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं हमारे गन्ने के अंदर। एक को हम लोग कहते हैं डेड हर्ट और एक को हम लोग दूसरे लक्षण को कहते हैं बंची टॉप। ठीक है, ठीक है, एक तो बंची टॉप और दूसरा होता है डेड हर्ट। ठीक है, समझ गए। अब क्या है, डेड हर्ट में ये होता है कि जो गन्ने की सेंट्रल मतलब बीच की जो पत्ती होती है, ठीक है, बीच की जो पत्ती होती है वही सूखना शुरू हो जाती है। ठीक है, बीच सेंट्रल जो सूट है कि लीफ जो है वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती है। और जब इस पत्ती को उखाड़ोगे, खींचोगे, तो बहुत आसानी से खींच जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, गन्ने की पत्ती को अगर खींचो आप ऐसे तो आसानी से नहीं खींचती है, लेकिन अगर वहाँ डेड हर्ट लक्षण हो गए हैं तो क्या है, उस पत्ती को, बीच वाली पत्ती को खींचोगे ना, बहुत आसानी से निकल जाएगी। यही क्या है, डेड हर्ट। ठीक है, और दूसरा बंची टॉप वाला जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि जो टॉप बोरर होते हैं, ये जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये क्या है कि गन्ने के एकदम टॉप पे, यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न करते हैं।
इस पॉइंट को खाने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है कि गन्ना इसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है, इस पॉइंट के आगे गन्ना बेचारा बढ़ ही नहीं पाता है। तो क्या है, इसके बगल से, ठीक है, बगल से कुछ इस तरह से संरचनाएं निकलने लगती हैं। ठीक है, एक साथ निकलने लगती हैं। तो क्या है, गन्ना एकदम झाड़ी नुमा दिखाई देता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बंची। समझ में आया, बंची टॉप, यानी झाड़ी नुमा एकदम गन्ना दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसके जो एकदम टॉप वाला पोर्शन होता है, जिसे हम लोग ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं, उसी को ये जो शीर्ष छेदक कीट या जिसे टॉप बोरर कहते हैं वो खा जाता है। जब खा जाएगा तो भैया वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जब बढ़ नहीं पाएगा तो उसके अगल बगल से कुछ मतलब झाड़ी जैसी एकदम पूरा वैसी संरचनाएं निकलने लगेंगी। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कि भैया ये बंची टॉप वाला लक्षण आ गया है इसमें। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि गन्ने में जो दीमक लगते हैं, दीमक मतलब टर्माइट, ठीक है, किस अवस्था में सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए दीमक जो होता है ना, ये बुआई के यानी अंकुरण के समय ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बुआई के तुरंत बाद अंकुरण के समय ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। समझ गए, तो वहीं याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, दीमक यानी टर्माइट के नियंत्रण के लिए बुआई के समय मिट्टी में क्या मिलाना। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, इसमें आप गन्ना बोने जा रहे हो, ठीक है, तो कह रहा है इस खेत में की मिट्टी में क्या मिला दें। तो क्लोरोपाइरीफास एक दवा होती है जो कि दीमक के लिए ही बनाई गई है। दीमक के कंट्रोल के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोपाइरीफास, रट लीजिएगा। ठीक है, तो उसी से कंट्रोल हो जाएगा दीमक। चलिए, टर्माइट उसी से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन की कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे है कि कह रहा है कि गन्ने का गुरदासपुर बोरर, ठीक है, किस भाग को नुकसान पहुंचाता है। देखिए गुरदासपुर बोरर कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, ये गुरदासपुर बोरर एक क्या है, गन्ने में लगने वाला कीट है, कि इंसेक्ट पेस्ट है, यानी हानिकारक कीट है। क्या है, हानिकारक आदमी है, ये हमारे दुश्मन हैं, समझ लीजिए। गुरदासपुर बोरर जो हैं वो एक दुश्मन है हमारे, समझ लीजिए। ठीक है, किस में लगते हैं, गन्ने में लगते हैं। बेचारे बेचारे क्या हैं, गन्ने में लगते हैं हमारे, तो बेचारे नहीं, दुश्मन हैं। इनका नाम गुरदासपुर इसलिए रखा गया क्योंकि पंजाब में एक ज़िला है गुरदासपुर, पंजाब में एक ज़िला है गुरदासपुर। ठीक है, वहीं ये गुरदासपुर ज़िला में गन्ना खूब होता है, गन्ना खूब होता है। तो वहीं से कीट आए थे, वहीं पहली बार इसका पता वता लगाया गया था, तो इनका नाम रख दिया गया गुरदासपुर बोरर। ठीक है, यानी गुरदास बोरर मतलब छेद करने वाले। ठीक है, तो ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारे गन्ने के तने को। समझ में आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुरदासपुर बोरर जो हानिकारक कीट है हमारे गन्ने का, शुगर केन का, वो किसको नुकसान पहुंचाता है, तने को, यानी स्टेम को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहानी कितना बढ़िया है। ये है ट्राइकोग्रामा। ठीक है, ट्राइकोग्रामा एक यज्ञ पैरासिटोइड है। ठीक है, ट्राइकोग्रामा क्या है, एक यज्ञ पैरासिटोइड है। सबसे पहला बात तो इनके बारे में यही जानिए कि ट्राइकोग्रामा क्या है, यज्ञ पैरासिटोइड है, यानी ये कहाँ रह के अपना भोजन लेते होंगे, यज्ञ पे, अंडे में, यज्ञ पे, यज्ञ से, यज्ञ में रहते हैं, वहीं से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, समझ गए, एक चीज़ तो समझ गए। हाँ, अब ये चीज़ समझ गए तो आगे भी देख लीजिए
ट्राइकोग्रामा से एक कार्ड बनाया जाता है, ठीक है। ट्राइकोग्रामा से एक कार्ड बनाया जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइको कार्ड। ट्राइको कार्ड, ठीक है। ये समझ गए, पहला चीज़ तो यही समझ गए ट्राइकोग्रामा क्या है, यग पैरासिटोइड है। क्या है, यग पैरासिटोइड है। पैरासाइट उसे कहते हैं जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो किसी दूसरे से ले, ठीक है, किसी लिविंग यानी जीते हुए आदमी से ले, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट। अब जब हम इनके आगे यग जोड़ दिए तो इसका मतलब ये कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, यग से लेंगे। किसके यग से लेंगे अब आगे पता चलेगा भैया, ठीक है। अभी तो इतना जानिए ट्राइकोग्रामा क्या है, ये यग पैरासिटोइड हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इनका प्रयोग गन्ने के किस हेतु किया जाता है, यानी कुल मिला जुला के किस कीट के नियंत्रण के लिए, यानी जो गन्ने का हानिकारक कीट है कौन सा ऐसा है जिसके नियंत्रण के लिए इनको लाया गया है, ट्राइकोग्रामा को, ठीक है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि हमारे गन्ने में यानी हमारे शुगर केन में यानी हमारे गन्ने में जितने भी बोरर कीट लगते हैं, जितने भी बोरर कीट लगते हैं, जैसे टॉप बोरर, सूट बोरर, स्टाल्क बोरर, ठीक है, रूट बोरर, तो दुनिया भर के कीट हैं जो जिसमें भी बोरर जितने भी कीट हैं जो गन्ने में लग रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम लेके आए ट्राइकोग्रामा को। ट्राइकोग्रामा अब क्या करेंगे, ट्राइकोग्रामा क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे आप क्या है इनको लेके जाओगे गन्ने के खेत में। कहाँ लेके जाओगे ट्राइकोग्रामा को, गन्ने के खेत में, क्योंकि गन्ने के खेत में गन्ना मिलेगा और गन्ना में मिलेंगे जितने भी बोरर लोग हैं, जितने भी बोरर वाले कीट हैं सब लोग गन्ने में आराम कर रहे होंगे, वहीं लेके पहुंचना है ट्राइकोग्रामा को। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये बनाएगा अपने लार्वा को तैयार करेगा, कहेगा तैयार हो जाओ लार्वा, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसके जो लार्वा है तैयार होता है और जो बोरर कीट हैं इनके यज्ञ में घुस जाता है, इसके यज्ञ के अंदर घुस जाता है। किसका लार्वा गया, ट्राइकोग्रामा का लार्वा, जो बोरर इंसेक्ट पेस्ट हैं, ठीक है, शुगर केन के, उसके यज्ञ के अंदर घुस गया और उनको वहीं यज्ञ के अंदर ही मार के ख़त्म कर दिया, ठीक है, यज्ञ के अंदर मार के ख़त्म कर दिया, यानी उसके अंडे को ही मार दिया, ठीक है। तो क्या इनके बच्चे ही नहीं हो पाए बोरर के, तो क्या है ख़त्म हो गए, इनकी पूरी जनरेशन ख़त्म हो गई। समझ में गया, ये कहानी है ट्राइकोग्रामा की, समझिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि कह रहा है, देखिए वाइट ग्रब जो कीट है, हानिकारक कीट है, ठीक है, ये मोस्टली क्या है कि ग्राउंड नट का पेस्ट है। किस में लगता है, ग्राउंड नट में लगता है, ठीक है। वाइट ग्रब जो है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए, एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाइट ग्रब किस फसल में लगता है, तो पहला प्रायोरिटी आप देना भैया ग्राउंड नट को, ठीक है। लेकिन क्या है कि वाइट ग्रब ऐसा भी नहीं है कि केवल ग्राउंड नट में लगेंगे, ये गन्ने में भी लगते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि गन्ने के जो वाइट ग्रब हैं, सफ़ेद ग्रब हैं, का प्रकोप मुख्य रूप से किस मिट्टी में होता है, तो बलुई
या हल्की मिट्टी में इसका प्रकोप होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए। ये एकदम प्रकोप अपना कहाँ फैलाते हैं? बलुई मिट्टी में। मार एकदम धुआंधार प्रकोप फैलाएंगे बलुई मिट्टी में वाइट ग्रब, क्योंकि बालू भी वाइट वाइट होता है, तो इस वजह से वाइट ग्रब भी वाइट वाइट इनके नाम में आ रहा है। तो इस वजह से ये बलुई मिट्टी में ही अपना सारा सिस्टम फैलाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है कि कह रहा है गन्ने में जो विल्ट बीमारी लगती है किस कवक के कारण फैलती है? देखिए, गन्ने में क्या है, एक बीमारी लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसका नाम है विल्ट। ठीक है, जिसे हम लोग क्या है हिंदी में कहते हैं उकठा रोग। ठीक है, विल्ट बीमारी, इसमें क्या है, मुरझा जाता है पूरा आपका गन्ना। विल्ट का मतलब ही क्या होता है? मुरझाना। गन्ना मुरझा जाएगा। ठीक है, मुरझा जाएगा, और किसकी वजह से होगा? ये फ्यूजेरियम सैकराई की वजह से। ये सही है, समझ में आ गया। फ्यूजेरियम सैकराई एक कवक हैं, फंजाई हैं, जो विल्ट कह दें या उकठा रोग को फैलाते हैं गन्ने में। इसमें क्या होता है, गन्ना बेचारा मुरझा जाता है। ठीक है, फ्यूजेरियम इतना परेशान कर देते हैं उसको कि उसके जाइलम एक संरचना पाई जाती है, जाइलम। ठीक है, जाइलम एक संरचना पाई जाती है किसी भी पौधे में, जो कि जड़ों से क्या है पानी पूरे भाग में, पौधे के सभी भाग में पहुंचाती है। तो क्या ये फ्यूजेरियम जो होता है ना, उसकी जाइलम को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। कहता बंद करो इसकी जाइलम को पूरी तरह, देखते हैं क्या करता है ये। तो गन्ने के जाइलम को जैसे ही ये ब्लॉक करता है, तो बेचारा गन्नवा के हर भाग में पानी पहुंच नहीं पाता है, और जब पानी पहुंच नहीं पाता है तो गन्नवा पानी ना पहुंचने की वजह से मुरझा जाते हैं, उसकी पत्तियां उत्तियां सब एकदम। कितना बुरा काम करता है फ्यूजेरियम, बताइए। पानी नहीं देता है, कहते पानी के बिना तड़पा तड़पा मार डाला इसको। पानी नहीं दिया इसको, बताइए। जो पनिया ले जा रहा था जाइलम, उसको ही एकदम ब्लॉक कर दिया। बाप रे बाप। चला ठीक है भैया, क्या कर सकते हैं, इनके भी दिन हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा ये भी पढ़ने में। कह रहा है गन्ना पकने की जांच के लिए हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, एक देखिए यंत्र, जैसे हम लोग नहीं होता टेम्परेचर मापना है, ठीक है, थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरह समझिए एक हैंड रिफ्रैक्टोमीटर भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। एक क्या तरह का? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या है कि गन्ने की ब्रिक्स रीडिंग को हम लोग मेजर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए बाबू। ठीक है, इसे हैंड रिफ्रैक्टोमीटर या एक और नाम से जानते हैं इनको। रिफ्रैक्टोमीटर के दो नाम हैं, समझ गए। कभी कभी इनको हम लोग ब्रिक्स मीटर भी बोल देते हैं, ब्रिक्स मीटर भी बोल देते हैं, समझ गए। या कभी कभी इन्हीं को हम एक और नामों से बोलते हैं, ब्रिक्स सैक्रोमीटर। सैक्रोमीटर, ब्रिक्स सैक्रोमीटर, ब्रिक्स सैक्रोमीटर। ठीक है, तो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, ब्रिक्स मीटर, ब्रिक्स सैक्रोमीटर, तीनों एक ही लोग हैं, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, समझ गए। यानी हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के भैया दो तीन नाम हैं, एक इनको ब्रिक्स सैक्रोमीटर भी कहा जाता है या ब्रिक्स मीटर भी कहा जाता है। अब इससे गन्ने का क्या मापते हैं? ठीक है, इससे गन्ने का क्या मापते हैं?
तो इसमें देखिए एक काम करते हैं, यह एक यंत्र है, ठीक है। यह क्या है, एक यंत्र है। इससे हम लोग ब्रिक्स रीडिंग लेते हैं, या कह दें TSS मेजर करते हैं। TSS का फुल फॉर्म है टोटल सॉल्युबल सॉलिड, टोटल सॉल्युबल सॉलिड। या तो सीधे दे देगा ऑप्शन में ब्रिक्स रीडिंग की जगह, हो सकता है TSS दे दे कि रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा क्या मेजर किया जाता है, TSS मेजर किया जाता है, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। यहाँ तक कीजिए समझ में आ गई। अब देखिए रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा कैसे इसको मेजर करते हैं। ये है हमारा गन्ना, गन्ने का ये है हमारा मिडिल पोर्शन, ठीक है। यहीं से क्या है, हम लोग इसकी हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा इसकी रीडिंग ली जाती है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना आया समझ में कि नहीं आया। तो इसकी जो रेंज है वो कितना होता है, 16 से 18%, ठीक है, इसकी रीडिंग आती है, ठीक है। जब हम लोग लेते हैं क्या है, उस गन्ने के रस को हम लोग हैंड रिफ्रैक्टोमीटर पे रख के उसकी रीडिंग को लेते हैं, 16 से 18% इसकी रीडिंग आती है, ठीक है। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री ब्रिक्स का मतलब होता है, अब एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, चलिए बहुत नया चीज़ बता रहे हैं, मज़ा आएगा। 1 डिग्री ब्रिक्स, 1 डिग्री ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, का मतलब 1 डिग्री ब्रिक्स का मतलब होता है कि 100 ग्राम घोल में 1 ग्राम चीनी का मतलब क्या होता है, 100 ग्राम एक घोल है, उसमें 1 ग्राम चीनी है, 1 ग्राम चीनी है, सुक्रोज है। समझ आए। 1 डिग्री ब्रिक्स का मतलब कभी कभी पूछ लेता है कि 1 डिग्री ब्रिक्स का क्या मतलब होता है, तो यही कह देना 100 ग्राम का एक घोल है, उसमें 1 ग्राम चीनी है, वही क्या है, 1 डिग्री ब्रिक्स है। समझ में आ गया। चलिए, तो इसमें देखिए सही क्या हो जाएगा, हैंड रेट पर क्या मापा जाता है, तो देखिए ब्रिक्स रीडिंग कह देगा, या कभी कभी हो सकता है TSS दे दे, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है गन्ने के पूर्ण परिपक्व होने पर हैंड रिफ्रैक्टोमीटर में ब्रिक्स रीडिंग कितनी आती है, बता दिया हूँ मैं आपसे, कितना आती है, 16 से 18%, ठीक है। कितना, 16 से 18% आती है। तो यहाँ 18 से 20 दिया गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कभी कभी 18 से 20 भी कहीं कहीं दे देता है, लेकिन क्या है कि जो बुकों में लिखा गया है 16 से 18 दिया गया है। तो अगर हम यहाँ देखिए, घबराना नहीं है ये सबसे। अब ये 10 से 12 दिया गया है, ये तो हो ही नहीं सकता। यह 25 से 30 तो हो ही नहीं सकता, इतना 5 से 8 हो ही नहीं सकता। तो 18 से 20 लगभग ये 16 से 18 के आसपास का ये रेंज है, तो इस वजह से यही सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गन्ने की रस की मेच्योरिटी रेशियो कितना होना चाहिए। देखिए गन्ने की रस का मेच्योरिटी रेशियो जो है, इसमें जो सही है 0.85 से 0.95, यही सही होना चाहिए, ठीक, यही सही होना चाहिए। या हो सकता है कहीं आपको कभी ऑप्शन में ऐसे दे दें कि इसकी जो रीडिंग होती है 0.9 से 1.0% होती है, तो ये भी सही है, कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है उसमें। समझ में आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए, अब एक बात आती है कि मेच्योरिटी रेशियो क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि भैया मेच्योरिटी रेशियो क्या है। अगर हम मेच्योरिटी रेशियो नहीं पता है तो फिर हम नहीं, बहुत चीज़ें नहीं जान पाएंगे। देखिए मेच्योरिटी रेशियो का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिक्स रेशियो, ब्रिक्स रेशियो। मेच्योरिटी रेशियो का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिक्स रेशियो, ठीक है।
अब कहोगे सर बताइए मैच्योरिटी रेशियो है क्या? ठीक है, देखिए ये मान लीजिए गन्ना है हमारा, ठीक है, ये गन्ना है हमारा, ये गन्ने का निचला हिस्सा है यानी लोअर पोर्शन कौन सा है? ये। और ये है हमारा अपर पोर्शन। क्या है? अपर पोर्शन। यानी ये हमारा निचला भाग है, ये हमारा गन्ने का ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब देखिए मैच्योरिटी रेशियो बराबर इसका फार्मूला ये है कि गन्ने के ऊपरी हिस्से का ब्रिक्स प्रतिशत, गन्ने के ऊपरी हिस्से का यानी टॉप पोर्शन का ब्रिक्स प्रतिशत, ठीक है, बटे, ठीक है। चलिए मैच्योरिटी रेशियो का क्या फार्मूला होता है कि किसी भी गन्ने के ऊपरी हिस्से का ब्रिक्स प्रतिशत बटे गन्ने के निचले हिस्से का ब्रिक्स प्रतिशत। इतना समझ गए? यानी मैच्योरिटी रेशियो इक्वल टू शुगर केन के टॉप पोर्शन का ब्रिक्स प्रतिशत अपान गन्ने के शुगर केन के लोअर पोर्शन का ब्रिक्स प्रतिशत। समझ गए? तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं मैच्योरिटी रेशियो या ब्रिक्स रेशियो। ठीक है, जब यह रेशियो यानी जब मैच्योरिटी रेशियो 1 के करीब पहुंच जाता है तो यह मान लिया जाता है कि गन्ना पूरी तरह पक चुका है। ठीक है, अगर मैच्योरिटी रेशियो 1 के करीब पहुंच गया तो समझ लेना कि गन्ना पूरी तरह से पक चुका है और इसे तुरंत काट के मिल तक, चीनी मिल तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, और यदि यही मैच्योरिटी रेशियो 0.90 से कम है तो यह मान लिया जाता है, कितना? 0.90 से कम है अगर, तो यह मान लिया जाता है कि गन्ना अभी पका नहीं है, कुछ दिन इसे खेत में और रोकिए। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अच्छा, चलिए मैच्योरिटी रेशियो कैसे निकालेंगे सर? तो सर देखिए, सबसे पहले हम अपना गन्ना लेंगे, गन्ने का नीचे इस पोर्शन से हम लोग ब्रिक्स प्रतिशत निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? नीचे पोर्शन से हम लोग ब्रिक्स प्रतिशत निकाल लेंगे। फिर क्या है, ऊपरी पोर्शन से ब्रिक्स प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, ब्रिक्स परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो जो आएगा वही क्या है? मैच्योरिटी रेशियो। ठीक है, समझिए? नहीं समझ में आ ही गया होगा। अब क्या है तो समझ, इसमें जो आंसर सही होगा तो यही सही होगा। ठीक है, अगर मैच्योरिटी रेशियो 1 है तो समझ जाना आपका गन्ना पक गया है, तुरंत इसे चीनी मिल के पास भेजाइए। लेकिन अगर मैच्योरिटी रेशियो 0.90 से कम है तो अभी गन्ने को खेत में रहने दीजिए बाबू, कुछ दिन थोड़ा पकने दीजिए उसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि गन्ने की कटाई किस प्रकार करनी चाहिए। अरे किस प्रकार क्या करनी चाहिए भैया? ज़मीन की सतह से काटो। समझ गए? ये आपका गन्ना है, बेचारा खड़ा पड़ा है यहाँ, तो यहाँ से एकदम सतह से पकड़ के मारो, एकदम पूरा इसका तना ज़मीन की सतह से पूरा कट जाए यहाँ से। ठीक है, तो यानी ज़मीन की सतह यानी ग्राउंड लेवल से काटना चाहिए। समझ में? हाँ, सिंपल सी बात है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा है
मतलब हम लोग गन्ना विभाग में थे तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत नज़दीक से देखे हुए हैं। कह रहा गन्ने की कटाई के बाद शक्कर के क्षरण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। यानी आपके पास गन्ना था, इसको आप काट लिए हैं भैया, काट के रखिए नहीं, नहीं तो गन्ने में जो शर्करा है, यानी गन्ने के अंदर जो शुगर है, यानी गन्ने के अंदर जो सुक्रोज है वो कम होती जाएगी। ठीक है, काट के 2-4 दिन रखिए नहीं। ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, क्षरण को रोकने यानी शर्करा को कम होते हुए को रोकने के लिए क्या करोगे। तो हम लोग देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से यही है कि 24 घंटे के अंदर पेराई कर लेनी चाहिए। यानी आप जैसे गन्ना काटे 24 घंटे के अंदर उसे मिलिया पे पहुंचा दीजिए, चीनी मिल पे पहुंचा दीजिए, पेराई वराई करके उसका रस वस निकाल लें पूरा। समझ गए। अब देखिए जब हम लोग गन्ना विभाग में थे तो एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता था कि अगर मान लीजिए कोई किसान बेचारा है, उसका गन्ना लगा हुआ है उसके खेत में, लेकिन कोई बगलिया वाला बदमाश पटीदार उसका होगा, उसकी गन्नवा को जला दिया। देखा बहुत बढ़िया गन्ना जला देते हैं, अब जला दिया। किसान भागता हुआ गन्ना पर्यवेक्षक के पास पहुंचा, बोला साहब हमारा गन्नवा जल गया। तब आप उसे ये सलाह दोगे कि अगर आपका गन्ना जल गया है तो आप 24 घंटे के अंदर उसको काट के चीनी मिल पे भिजवा दीजिए पेराई करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो देखिए कुल मिला जुला की एक कहानी है बाबू। ठीक है, कहानी वो है कि अगर आप अपने गन्ने को काट लिए हो, अपने गन्ने की काट लिए हो यानी कटाई कर दिए हो, कटाई कर दिए हो, तो इसको 24 से 48 घंटे के अंदर चीनी मिल के पास भिजवा दीजिए पेराई होने के लिए। किसके लिए, पेराई करने के लिए। तो कहोगे ए सर ये क्या आप बता दिए 48 घंटा क्या बता दिए, इसमें कहीं 48 घंटा दिया, अरे नहीं 24 दिया है तो 24 टिक करिए। ये मतलब कुल मिला जुला के मेरे कहना वो 24 से 48 घंटे के अंदर गन्ने को भिजवा दीजिए चीनी मिल पे पेराई करने के लिए। नहीं तो जो गन्नवा में शर्करा है, जिसे हम लोग शुगर कह रहे हैं, सुक्रोज कह रहे हैं, वो कम हो जाएगा। और सुक्रोज कम हो जाएगा तो किसान जो हो ना, आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन चीनी मिलिया बेचारी बर्बाद हो जाएगी। सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी, चीनी मिल क्या करेगा, बर्बाद हो जाएगा। आप तो अपना गन्ना बेच दोगे लेकिन चीनी मिल बेचारा घाटे में चला जाएगा। ठीक है, समझ गए, समझ गए होगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए आपके कुछ समस्या आ गई है घर पे, मान लीजिए आज आप गन्ना काट लिए, कुछ समस्या आ गई और आप के पास इतना समय नहीं कि आप चीनी मिल पे उस गन्ने को ले जाइए यानी पेराई के लिए भेजिए, तो एक काम कर देना, गन्ने के ऊपर ना सोडियम मेटासिलिकेट, क्या सोडियम मेटासिलिकेट नाम का एक केमिकल होता है, उसका छिड़काव करा देना। क्या करा देना, छिड़काव करा देना। तब भी उस सुक्रोज के लॉस होने को बचा लेगा। आपके गन्ने के अंदर जो शर्करा है, सुक्रोज है, उसको लॉस होने से यही सोडियम मेटासिलिकेट बचा लेगा। तो एक देखिए एक रास्ता भी बता दिए हैं। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये कह रहा है भैया कि हमें ये बताइए भारत में गन्ने की औसत उपज प्रति हेक्टेयर कितनी है। यानी अगर एक किसान जो है 1 हेक्टेयर गन्ना बोया है, 1 हेक्टेयर गन्ना बोया है, तो 1 हेक्टेयर में कितना गन्ना होना चाहिए। तो देखिए हम कहेंगे कि 1 हेक्टेयर में किसान को 700 से लेकर
800 कुंटल गन्ना होना चाहिए। यानी अगर एक किसान 1 हेक्टेयर गन्ना बोया है और वह भारत का रहने वाला है तो उसके 1 हेक्टेयर खेत में 700 से 800 कुंटल गन्ना पैदा होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ गए। अब कितने लोग कह रहे हैं अरे सर ये क्या आप बता रहे 700 से 800 कुंटल, यहाँ कहीं 700-800 दिया ही नहीं है। तो भैया ये 70-80 कुंटल दिया गया है ऑप्शन में कि नहीं दिया गया है ना। तो ये भी तो एक 70 से 80 टन दिया गया है ना। अगर टन दिया गया है तो यही सही होगा भैया। मैं जो बोल रहा हूँ वो कुंटल में बोल रहा हूँ, आपको जो दिया गया है वो टन में दिया गया है। तो मैं बोलूँ 700 कुंटल तो आप समझना 70 टन। ठीक है, मैं बोलूँगा 700 कुंटल तो आप समझना 70 टन। मैं बोलूँगा 800 कुंटल आप समझना 80 टन। कहोगे ये क्या कहानी बता दी। तो कहानी में कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस कहानी केवल इतनी है कि 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल का। ठीक है, 1 टन बराबर 10 कुंटल। समझ गए। अब क्लियर हो गया ना। अब नहीं क्लियर हुआ तो हम क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कहानी है गन्ने की फसल से चीनी का पड़ता यानी शुगर रिकवरी रेट कितना होता है। ठीक है, शुगर रिकवरी रेट। तो देखिए इसमें जो सही है ये 9 से 11% यही सही है। 9 से 11% सही है। अब बात ये आती है कि शुगर रिकवरी रेट क्या है। तो इसका सिर्फ एक मतलब है, शुगर रिकवरी रेट का सिर्फ एक मतलब है कि अगर आप 100 किलोग्राम गन्ना ले गए तो इस 100 किलोग्राम गन्ने से 9 केजी से 11 किलोग्राम शुगर मिलेगी। शुगर कह दें या चीनी कह दें बनेगी। समझ गए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर रिकवरी रेट। यानी अगर 100 किलोग्राम आप गन्ना लेके चीनी मिल के पास गए, चीनी मिल आपके उस 100 किलोग्राम गन्ने की पेराई की और पेराई करने के बाद उससे चीनी बनाई, तो उस 100 किलोग्राम गन्ने से चीनी मिल जो चीनी बनाएगी वो कितना उसे मिलेगा 9 किलोग्राम से लेके 11 किलोग्राम चीनी मिलेगी। यानी आप 100 किलो गन्ना दोगे चीनी मिल को, वो उस 100 किलो गन्ने से 9 किलो से 11 किलो चीनी बनाएगी। समझ गए। समझ में आ गया। यही है शुगर रिकवरी रेट। ठीक है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि गन्ने की पेड़ी से मुख्य फसल की तुलना में लागत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मतलब इनके सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि अगर हम लोग मान लीजिए पेड़ी रख रहे हैं, पेड़ी का मतलब ये है कि मान लीजिए आप गन्ने को बोए, ठीक है, गन्ने को बोए, फिर क्या है ये गन्ना तैयार हुआ, फिर इस गन्ने को काट लिए, फिर ये गन्ना जब कट गया यहाँ से ज़मीन की सतह से कट गया, फिर क्या है इसी गन्ने से दूसरा गन्ना निकलेगा अगले साल, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे पेड़ी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो ये पहली बार आप गन्ना बोए थे फिर पेड़ी बोए तो दोनों की लागत में क्या अंतर आएगा, क्या है। ठीक है, तो जब पेड़ी भैया बोगे तो क्या है लागत जो है लगभग 30 से 40% कम आती है। होगी ये कैसे सर। देखिए जब हम लोग पेड़ी बोते हैं
तो हमें बीज नहीं खरीदना पड़ता, गन्ने का बीज नहीं खरीदना पड़ता, तो इसकी लागत बच जाती है। ठीक है, गन्ने का बीज नहीं कहाँ खरीदना पड़ता। अरे पहले से जो गन्ना था उसको काट लिए थे, अब क्या उसी से दूसरा गन्ना निकल गया, तो बोया कहाँ गया गन्ना, तो क्या है गन्ना खरीदना नहीं पड़ता। तो इससे क्या है मतलब इसका मतलब पूरा 100% आपका बीज का दाम तो पूरा आपका बच गया। ठीक है, अब क्या है खेत की जुताई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप पहले से गन्ना बोए थे उसको काट लिए, वहीं से दूसरा गन्ना निकल गया, तो क्या है उस खेत को ना बोना पड़ा गन्ना, ना ही उसकी जुताई करनी पड़ी, तो इसका भी पैसा बच गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर मान लीजिए आप गन्ना बोते तो मजदूर ले आते, तो मजदूरी लगती। अब क्या है पेड़ी ही रखे हो, यानी जो पहले गन्ना बोए थे उसको काटने के बाद वहीं से दूसरा गन्ना हो गया, यानी गन्ना बोना ही नहीं पड़ा, तो क्या होगा मजदूरी भी बच गई। तो इस तरह से लगभग 30 से 40% अगर हम लागत जो है कम आएगी अगर हम पेड़ी उगा दें। ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक गन्ने की खेत में सामान्यतः कितनी पेड़ी की फसल लेनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब फिर वही बात है कि गन्ना हम लोग बोए थे, फिर गन्ना जमा हुआ बड़ा हुआ, फिर अगले सीजन में इसको काट लिए यहाँ से, फिर क्या काटने के बाद यहीं से फिर दूसरा गन्ना निकल गया, तो यही क्या है पेड़ी। तो कह रहा है कि एक खेत में इस तरह से हम लोग कितनी बार पेड़ी ले सकते हैं। तो देखिए भैया 2 से 3 बार ही ले सकते हैं। कितने? 2 से 3 बार, 2 से 3 बार पेड़ी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन को या तो गलत मान लीजिए या तो इसका आंसर 2 से 3 बार लिख लीजिए। समझ गए, चलो ठीक। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि गन्ने के जो बाई प्रोडक्ट क्या हैं, यानी हम लोग गन्ना लेके कहाँ पहुँचे, चीनी मिल, चीनी मिल पेराई की, पेराई करके चीनी बनाई। ठीक है, चीनी के अलावा और क्या क्या बनाई, वही क्या है बाई प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले खोई बनाई, यानी जो गन्नवा को पेराई किया गया, तो जो उसके तनवा एकदम पूरा बढ़िया से उसको एकदम बार बार पीसने के बाद रस निकालने के बाद जो बचा वो क्या कहलाता है, खोई या बेगासस। ठीक है, अब देखिए सीरा क्या होता है। ठीक है, सीरा भी सीरा जो गन्ने का राब होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सीरा। यह एक गाढ़ा गहरे भूरे रंग का या काले रंग का लिक्विड की तरह होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सीरा। ठीक है, प्रेसमड जो होता है गन्ने के रस को जब साफ करने के बाद, गन्ने के रस को हम लोग जब साफ कर देते हैं तो जो ठोस पदार्थ बचता है उसे हम लोग प्रेसमड कहते हैं। इसे हम लोग क्या है खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, सभी। ठीक है, तो आज जो है गन्ना ख़त्म हो गया है, कल हम लोग क्या है कुछ नई फसल की शुरुआत करेंगे। देखिए बहुत मज़ा आएगा, अगर ये वीडियो देख लोगे तो बहुत मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या जान लीजिए आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो आपका सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यहाँ पहुँच चुके हो तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि सर मैंने पूरी वीडियो देख ली, बहुत अच्छी आपकी वीडियो रही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलेगा तो हम और अच्छा बताएंगे। देखिए बहुत ज़बरदस्त मैं पढ़ाया हूँ, मुझे पता है एकदम कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।